जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कुसुम आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। देखिए दोस्तों, हम महाजनपद काल पढ़ रहे थे और महाजनपद काल में हमने कुछ महाजनपद देख लिए थे और आज की क्लास में हम आगे के महाजनपद देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दो क्योंकि दुनिया क्या कहती है उसकी चिंता आप मत करो, क्योंकि दुनिया की चिंता करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। तो आप अपने लक्ष्य पर ही ध्यान दो। दुनिया क्या आपके बारे में क्या बोल रही है, क्या सोच रही है, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और दोनों पेपर को एक साथ मैनेज करके चलो, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो हम आगे देखते हैं अंग महाजनपद। यह महाजनपद आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित था। जो अंग महाजनपद था वो कहाँ स्थित था? यह महाजनपद आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित था। ये जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। और चंपा को पुराणों में क्या क्या कहा है? चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। चंपा को पुराणों में क्या कहा गया है? चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। चंपा नदी अंग और मगध के बीच सीमा निर्धारित करती थी। जो अंग राज्य की राजधानी चंपा थी, ये एक चंपा नदी भी थी यहाँ पे। तो ये जो चंपा नदी थी वो अंग और जो मगध है उसकी जो सीमा थी उसको का निर्धारण करती थी। अंग और मगध की क्या करती थी? सीमा का निर्धारण करती थी। जो चंपा नदी थी वो अंग और मगध की सीमा का निर्धारण करती थी। जैसे यहाँ पे ये पूरब में जो अंग है, ये पूरब में अंग था और इसके जस्ट यही मगध था। तो जो इनके बीच की जो सीमा निर्धारण करती थी वो कौन सी नदी करती थी? चंपा नदी करती थी। कि बीच की सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती थी? चंपा नदी। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा का वास्तुकार महागोविंद था। जो दीर्घ निकाय था उसके अनुसार चंपा का वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। देखिए दोस्तों, एक बात और है, अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और जिसने सब्सक्राइब कर दिया वो अपने दोस्तों से शेयर भी करे क्लासेज को। और प्लीज़ देखो, आप देख के ऐसे ही चले जाते हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी करा करो दोस्तों, जिससे मेरा भी कुछ मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी आप लोगों के लिए और बेहतर कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक भी करना और फिर कमेंट भी करना। तो आगे देखते हैं। अंग और मगध का संघर्ष हुआ। ये अंग और जो मगध हैं दोनों का क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। तो अंग के शासक कौन थे? बृहदर्थ थे। उन्होंने भट्टिय को पराजित किया था। जो मगध के शासक भट्टिय थे उनको किसने पराजित किया था? अंग के शासक बृहदर्थ ने। तो भट्टिय कहाँ के शासक थे? मगध के। आगे चलकर बिंबिसार ने जो मगध शासक बिंबिसार थे उन्होंने अंग को मगध में मिला लिया था। तो इसको वापस देखते हैं। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा का वास्तुकार कौन था? दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा का वास्तुकार महागोविंद था। जो दीर्घ निकाय है उसके अनुसार चंपा का वास्तुकार कौन था? महागोविंद। अंग और मगध का संघर्ष चला था तो अंग का शासक था बृहदर्थ। इसने जो मगध का शासक भट्टिय था उसको क्या करा था? पराजित किया था। ये भट्टिय को भद्दिय भी बोलते थे। तो जो भद्दिय और भट्टिय था इस ये मगध का शासक था और ब्रह्मदत्त ने, जो अंग के शासक ब्रह्मदत्त थे उन्होंने भट्टिय को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। लेकिन आगे चलकर जो मगध के शासक बिंबिसार थे उन्होंने अंग को अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद में देखते हैं चंपा की जो गणना है वो बुधकालीन 6 बड़े नगरों में की जाती है। जो चंपा अंग की राजधानी चंपा थी उसकी गणना किसमें की जाती है? बुधकाल की जो 6 बड़े नगर थे उनमें इसकी गणना की जाती है। अपने व्यापार और वैभव के कारण भी अंग प्रसिद्ध नगर था। जो अंग था वो अपने वैभव और व्यापार के कारण भी प्रसिद्ध नगर था। अंग शासक दधिवाहन और उसकी पुत्री चंदना थी, उनका महावीर स्वामी जी के ये अनुयायी थे। जो अंग शासक दधिवाहन थे और उनकी पुत्री का नाम था चंदना या चंदाना, ये भी कौन थे? महावीर स्वामी जी के अनुयायी थे। तो ये अंग राज्य के बारे में इतना देख लिया हमने। अब हम देखते हैं कुरु महाजनपद। जो कुरु महाजनपद था, अब हम उसके बारे में देखते हैं। यह वर्तमान मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर में स्थित था। जो कुरु महाजनपद है वो कहाँ स्थित था? ये वर्तमान का जो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर का भाग है वहाँ पे कुरु महाजनपद स्थित था। पहले कुरु महाजनपद कैसा था? राजतंत्र। बाद में कैसा हो गया था? गणतंत्र बना था। जो कुरु महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। जो कुरु महाजनपद है इसकी राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। और यहाँ पर प्रमुख नगर क्या था? हस्तिनापुर। यहाँ का प्रमुख नगर कौन सा था?
हस्तिनापुर। बुद्ध के समय यहाँ के राजा कौरव्य थे। जो बुद्ध था उनके समय में बुद्ध थे, उनके समय में यहाँ के राजा कुरु महाजनपद के राजा कौन थे? कौरव्य थे। यहाँ के नागरिकों को कौटिल्य ने राज बलीय बल और बुद्धि यानी कि राज शब्दोपजीवी कहा है। क्या कहा है? राज बल और बुद्धि से उनको राज शब्दोपजीवी कहा है कि ये जो यहाँ के नागरिक थे वो बुद्धि और बल में बहुत श्रेष्ठ थे, तो इनको राज शब्दोपजीवी कहा है। यह राज्य अपने आचार विचार और सदाचार के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? कुरु राज्य। कुरु राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? अपने आचार विचार और सदाचार के लिए। जैन ग्रंथ उत्तराध्यायन सूत्र में कुरु के राजा इसुकर की चर्चा हुई है। जो जैन ग्रंथ है उत्तराध्यायन, उस सूत्र में कुरु के राजा इसुकर की चर्चा की गई है। तो कुरु के राजा इसुकर की चर्चा किसमें की गई है? जैन धर्म के उत्तराध्यायन सूत्र में की गई है। इसकी चर्चा की गई है कुरु राज्य की। अब हम देखते हैं तीसरा, पांचाल। यह वर्तमान बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद अर्थात गंगा यमुना के बीच दोआब के क्षेत्र में स्थित था। जो पांचाल था ये कहाँ स्थित था? वर्तमान में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद अर्थात गंगा यमुना के बीच के दोआब के क्षेत्र में स्थित था। और इसकी राजधानी दो थी। जो पांचाल था उसकी राजधानी दो थी, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र। और ये जो बरेली रामनगर है वहाँ पे स्थित थी। और जो दक्षिणी पांचाल है इसकी राजधानी कापिल्य जो फर्रुखाबाद में स्थित थी। तो पांचाल की कौन सी कितनी राजधानी हो गई? पांचाल की दो राजधानी हो गई, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। तो जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी अहिछत्र यानी कि बरेली रामनगर का राज्य ये था। और जो दक्षिणी पांचाल थी इसकी राजधानी कापिल्य जो फर्रुखाबाद में स्थित थी। यहाँ के शासक संजय और स्थीवर विशाख थे। यहाँ के शासक कौन थे पांचाल के? संजय और स्थीवर विशाख थे। द्रौपदी भी इसी राज्य की कन्या थी। जो पांचाल नगर है इसकी जो कन्या कौन सी थी? द्रौपदी भी इसी राज्य की कन्या थी। कन्नौज महोदय नगर, कन्नौज को क्या बोलते हैं? महोदय नगर। इसकी स्थापना अमावशु यानी कि पुरवरा और उर्वशी के जो पुत्र था अमावशु उन्होंने की थी। कन्नौज नगर की स्थापना किसने करी? अमावशु ने करी थी। जो कौन थे? पुरवरा और उर्वशी के पुत्र थे। यह पांचाल महाजनपद का हिस्सा था। यानी कि जो कन्नौज है वो किसका हिस्सा था? पांचाल महाजनपद का हिस्सा था। कुरु और पांचाल एक संघ राज्य था। जो कुरु और पांचाल है वो एक संघ राज्य था। पांचाल पहले राजतंत्र था किंतु मौर्य काल में गणतंत्र का रूप अपना लिया था। पांचाल पहले कैसा था? राजतंत्र था, किंतु जब मौर्य काल आया तो उसमें वो गणतंत्र रूप में स्थापित हो चुका था। अब हम देखते हैं पांचाल के बाद मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद देखते हैं। मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत जयपुर, अलवर, भरतपुर के क्षेत्र आते हैं। जो मत्स्य महाजनपद है उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उसके अंतर्गत जयपुर, अलवर और भरतपुर के क्षेत्र आते हैं। इसकी राजधानी कैसी कौन सी थी? विराटनगर। जो मत्स्य महाजनपद है इसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य और चेदी जनपदों में संघर्ष चलता रहा। जो मत्स्य और चेदी महाजनपद है उनमें क्या हुआ था? संघर्ष हो रहा था। अंत में मत्स्य का मगध में विलय कर लिया गया। जो मगध महाजनपद था वो उसमें सभी महाजनपदों का विलय करीब करीब हो जाता है बाद में। ये हम आगे डिटेल देखेंगे मगध महाजनपद की। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। जो मत्स्य महाजनपद है उसका सबसे पहले उल्लेख किसमें मिला है? हमें ऋग्वेद में मिला है। उपालव्य यहाँ का प्रमुख नगर था। जो उपालव्य था ये यहाँ का मत्स्य महाजनपद का प्रमुख नगर था। सतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण और कौशिक के जो उपनिषद हैं उनमें भी क्या मिलता है? मत्स्य महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं सूरसेन। सूरसेन मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था, जो ब्रजमंडल क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? सूरसेन। जो मथुरा के आसपास का और ब्रजमंडल का क्षेत्र था वो सूरसेन कहलाता था। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। जो कहाँ पे स्थित था? यमुना नदी के किनारे स्थित था। यहाँ यादवों का राज्य था। जो सूरसेन है यहाँ पे किसका राज्य था? यादवों का राज्य था। जो भगवान श्री कृष्ण का संबंध इसी महाजनपद से था। पहले यह गणतंत्र महाजनपद था किंतु बाद में क्या हो गया? ये राजतंत्र बन गया। यहाँ यदुवंश का शासन था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। जो सूरसेन है वहाँ पे किसका शासन था? यदुवंश का शासन था, किंतु बुद्ध के समय में यहाँ का राजा कौन हो गया था? अवंती पुत्र हो गया। अवंती पुत्र हो गए थे जो कि बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे। अवंती पुत्र कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे। यानी कि अवंती पुत्र जो थे वो चंड प्रद्योत के दोहित्र थे। अब हमने पढ़ा था ना कि चंड प्रद्योत
वो अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे, तो वो उसके दोहित्र थे। कौन? अवंती पुत्र। ये कौन थे? चंड प्रद्योत के दोहित्र थे। यूनानी साहित्य में कृष्ण को क्या कहा गया है? यूनानी साहित्य में कृष्ण को हेरिक्लीज कहा गया है। जो यूनानी साहित्य है उसमें श्री कृष्ण जी को क्या कहा गया है? हेरिक्लीज कहा गया है। तथा मथुरा को क्या कहा गया है? सुरसेनोई कहा गया है। मथुरा को क्या कहा गया है? सुरसेनोई कहा गया है। अब हम इसके बाद देखते हैं गांधार। गांधार महाजनपद जो कि पाकिस्तान के पेशावर व रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित था। पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र में गांधार महाजनपद स्थित था। रामायण के अनुसार इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने करी थी और तक्षशिला शिक्षा नगरी भी कहलाता है। जो रामायण है उसके अनुसार जो गांधार है उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। और तक्षशिला क्या थी? तक्षशिला शिक्षा नगरी भी थी। और तक्षशिला की स्थापना किसने करी थी? भरत के जो पुत्र थे तक्ष, उन्होंने तक्षशिला की स्थापना करी थी। जो गांधार है उसका प्रमुख नगर पुष्पकलावती है। पुष्पकलावती कौन है? गांधार का प्रमुख दूसरा नगर था। गांधार के राजा पुष्कर सारीन ने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पराजित किया। यानी कि अवंती के जो राजा चंड प्रद्योत है उनको पुष्कर सारीन ने पराजित करा था। और पुष्कर सारीन ने ही मगध के राजा बिंबिसार के दरबार में अपना दूत भेजा था। जो पुष्कर सारीन है उन्होंने अवंती के राजा चंड प्रद्योत को पराजित किया और मगध के राजा के बिंबिसार के पास में अपना दूत भेजा। पुष्कर सारीन पैदल चलकर बुद्ध दर्शन करने आए थे। जो महात्मा बुद्ध हैं उनके दर्शन पुष्कर सारीन ने कैसे करे थे? पैदल यात्रा करके बुद्ध के दर्शन करे थे। जो हखामनी वंश है, हखामनी वंश, वो ईरान का जो हखामनी वंश है ये यहाँ के शासक थे डेरियस प्रथम। क्या थे यहाँ के शासक? डेरियस प्रथम। इन्होंने गांधार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो डेरियस प्रथम है इन्होंने गांधार जीतकर अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था। कौन सा प्रांत बनाया था? 20वां प्रांत। जो ईरान शासक हखामनी वंश के डेरियस प्रथम थे, ईरानी शासक, इन्होंने गांधार को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्योंकि जो गांधार है वो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। जो गांधार है वो भारत की कौन सी सीमा निर्धारित करता है? उत्तर पश्चिमी सीमा। यानी कि ये देखो जैसे ये भारत का है, ऐसे बना देती हूँ। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? उत्तरी, सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में है कंबोज। यहाँ पे सबसे उत्तर में क्या है? कंबोज। और कंबोज ये उत्तर पश्चिमी सीमा जो निर्धारित करता है, उत्तर पश्चिमी सीमा यहाँ पे है गांधार। जो उत्तर पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है ये कौन सा आ जाएगा? गांधार। पूर्व में आ जाएगा अंग। यहाँ पूर्व में क्या आ जाएगा? अंग राज्य आ जाएगा। और यहाँ पश्चिम में क्या आ जाएगा? अवंती। पश्चिम में कौन सा आ जाएगा? अवंती राज्य। और दक्षिण में क्या आ जाएगा? अस्मक। दक्षिण में कौन सा आ जाएगा? अस्मक। तो इस तरह ये सारे राज्य निर्धारित करते हैं। जैसे वापस से देखो एक बार, वापस से मैं बना देती हूँ एक बार। तो ये यहाँ पे आ जाएगा अपना कंबोज। उत्तरी उत्तर में क्या आ जाएगा? कंबोज आ जाएगा उत्तरी उत्तर में। और उत्तर पश्चिमी में आ जाएगा गांधार। उत्तर पश्चिम में क्या आ जाएगा? गांधार। ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा निर्धारित कौन सा राज्य करता है महाजनपद काल की, तो वो आ जाएगा गांधार। और उत्तरी सीमा कौन निर्धारित करता है? तो वो आ जाएगा कंबोज। और पूर्वी सीमा निर्धारित करता है, पूर्वी सीमा आ जाएगा अंग। और जो पश्चिमी सीमा है यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या आ जाएगा? पश्चिमी सीमा में आ जाएगा अवंती। और दक्षिण में एकमात्र राज्य था अस्मक। तो ऐसे आप इनको याद रखना अच्छे से और ध्यान भी रखना इनका। अब हम देखते हैं दूसरा राज्य कंबोज। दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और कपिसा के आसपास का जो क्षेत्र था वो कंबोज कहलाता था। कंबोज कौन सा था? दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और कपिसा के आसपास का क्षेत्र। राजधानी इसकी थी राजपुर या हाटक। पहले राजतंत्र था, बाद में ये गणतंत्र बना। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ यानी कि वार्ता कृषि पशुपालन वाणिज्य तथा शस्त्रों द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। क्या कहा है इसको? वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ कहा है। अर्थात वार्ता यानी कृषि पशुपालन वाणिज्य तथा शस्त्रों द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। किसको? कंबोज को। कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। जो कंबोज था वो अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। कंबोज किसके लिए विख्यात था? कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो जो कंबोज है उसकी राजधानी क्या थी? कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। पहले ये राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र बना। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी अर्थात संघ यानी कि वार्ता यानी कृषि पशुपालन वाणिज्य और शस्त्रों द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। और जो कंबोज है वो अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था।
किसके लिए प्रसिद्ध था? श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। उसके बाद में हमारे जो ये कितने थे, 14 राजतंत्रात्मक जो महाजनपद थे, 14 महाजनपद जो राजतंत्रात्मक थे वो पूरे हो गए हैं। 14 महाजनपद हमने पढ़ लिए हैं जो राजतंत्रात्मक थे। अब हमारे गणतंत्रात्मक बचे हैं 2 महाजनपद। कौन-कौन से? वज्जी और मल्ल, 2 महाजनपद बचे हैं जो गणतंत्रात्मक थे। जो बुद्ध के समय में 10 गणराज्य थे, उसमें से जो 8 गणराज्य थे वो तो वज्जी में थे, और 2 बचे वो मल्ल में आ जाते हैं। तो हम कल 2 गणराज्य पे ये पढ़ेंगे, वज्जी और मल्ल। हमारा ये बच रहा है। इसमें हम रिज डेविस की बारे में देखेंगे। बौद्ध साहित्य में वर्णित जो गणराज्य हैं, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलिय, केशपुत के कलाम, पावा के मल्ल, सुसुमार पर्वत, ये सारे हम देख लेंगे कल गणराज्य। जो 2 गणराज्य बच रहे हैं अपने, वो हम कल की क्लास में देख लेंगे। और इसके बाद में हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम कल की क्लास में जैन बौद्ध धर्म, इसमें से परसों की क्लास में जैन बौद्ध धर्म स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको मेरी ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट भी ज़रूर करना दोस्तों। अच्छे से याद रख के, आप भूल जाते हो क्योंकि पढ़ के आप ऐसे ही चले जाते हो। तो प्लीज़ लाइक कमेंट करोगे तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट भी करना, लाइक भी करना, और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब भी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल सब्सक्राइब भी करना। तो धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, एक बात और दोस्तों, मैं है ना शॉर्ट्स बनाती हूँ, वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक, उनके ही बनाती हूँ। तो आप इस चैनल पे ही देख लेना शॉर्ट्स। जो आप मेरी क्लासेस देख रहे हो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जितने भी अब तक आए हुए क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर हिस्ट्री में, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैंने शॉर्ट्स में डाले हैं। तो आप उनको देखना, और मैं रोज़ बनाती रहूँगी 2-3 शॉर्ट। तो आप देखते रहना, सारे क्वेश्चन पहले के आए हुए हैं, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, 2 मिनट नहीं लगेगी। धन्यवाद दोस्तों।